बीजेपी और विपक्ष दोनों की नजर में 2024 का चुनाव है, मगर उस चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल होना है। इसी साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव की तारीखों का तो आज ऐलान भी हो गया। तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। त्रिपुरा में सीपीआई और कांग्रेस धुर विरोधी हैं और उसका फायदा बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला था। मेघालय और नागालैंड में सहयोगियों के साथ बीजेपी सत्ता में है। इस बार भी वो सत्ता में रहने के लिए पूरा जोर लगाएगी, जबकि विपक्ष भी पूर्वोत्तर में बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हुआ तो विधानसभा के सेमीफाइनल की तारीखों का ऐलान होने लगा। आज चुनाव आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 26 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मार्च को आने हैं। 2014 से पहले 9 राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में इन राज्यों में जीत हार का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। यही वजह है कि हर पार्टी अपने हिसाब से सियासी समीकरण बैठा रही है। सबसे बड़ी चुनौती त्रिपुरा को लेकर है। त्रिपुरा में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 35 सीटें मिली थी। बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पहले बिप्लब देव सीएम बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। त्रिपुरा में एक दूसरे के धुर विरोधी कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन कर लिया। उनका मकसद बीजेपी को रोकना है, लेकिन टीएमसी यहां अपना जनाधार बढ़ा रही है। ऐसे में वो विपक्षी एकता को यहां भी कमजोर करती नजर आ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं मेघालय में भी ममता ने मोर्चा संभाल रखा है, जो बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। 2018 में एनपीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी थी। कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायकों ने बगावत कर दी और टीएमसी में शामिल हो गए। उसके बाद टीएमसी मुख्य विपक्षी दल बन गई। मेघालय के लिए दीदी ने मोर्चा खोल रखा है, जहां वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। जो विपक्ष मोदी के खिलाफ एक साथ आने की बात करता है, वो राज्यों में अपने सियासी फायदों के हिसाब से अलग हो जाता है। मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहां महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीईपी को 19 सीटें मिली थी। बहरहाल चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होने वाली है, जिसे लेकर हर पार्टी रणनीति तय कर रही है। आज तक ब्यूरो। फरवरी में इन 3 राज्यों में, उसके बाद कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य होंगे। कुल 9 राज्यों में चुनाव और उनके नतीजे 2024 में यकीनन अपना पूरा असर डालेंगे। बीजेपी ने अपनी पार्टी के मंथन के बाद ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी, मगर विपक्ष पसोपेश में है। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केसीआर कई विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर रैली कर रहे हैं। उनका इरादा बता रहा है कि वो तीसरे मोर्चे की नींव रख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी खामोश हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि इस बार भी देश के लोग बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी लोग पीएम मोदी को ही बनाएंगे। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि फिलहाल पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, मगर बीजेपी के ऐलान के साथ ही 2024 की सत्ता के लिए विपक्ष का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। 2024 के सियासी संग्राम के लिए सत्ता और विपक्षी खेमे चुनावी युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी मोर्चेबंदी की तस्वीर तेलंगाना के खम्मम से आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद को बीजेपी को चैलेंज देने वाली एक राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर पेश करने के लिए रैली का आयोजन किया। इस रैली में उन्होंने समान सोच रखने वाले दलों के चुनिंदा नेताओं को बुलाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा सीपीआई के डी राजा उनके बुलावे पर हैदराबाद पहुंचे। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। केसीआर समेत इन सभी नेताओं ने यादाद्री मंदिर में दर्शन किया। 1200 करोड़ रुपए खर्च करके केसीआर सरकार ने इस मंदिर का काया पलट किया है। इसे बीजेपी को चुनौती देने के लिए हिंदू कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ से ये नेता खम्मम पहुंचे। ये टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस किए जाने के बाद पहली रैली थी और रैली का मजमून अखिलेश यादव के बयान से समझा जा सकता है। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। करीब 3 महीने पहले दशहरा के मौके पर केसीआर ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर लॉन्च किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। एक मंच पर उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं को एकजुट किया। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि ये विपक्षी एकजुटता को कितना मजबूत करेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती देगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि केसीआर ऐसा मोर्चा बनाने में जुटे हैं जिसका इरादा तो बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन वो कांग्रेस को मोर्चे से बाहर रखना चाहते हैं। ये उस कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं जो राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को चुनौती देने निकली है। जानकारों की माने तो विपक्ष की चुनिंदा मोर्चेबंदी से बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने के आसार हैं। याद कीजिए मई 2018 की ये तस्वीरें, जब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाया था और कुमारस्वामी की सरकार बनी थी। इस मौके पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव आते आते ये एकता बिखर गई थी और फायदा बीजेपी को मिला था। हाल के चुनावों में भी ये देखा गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, वहां क्षेत्रीय दलों की उम्मीदवारी से कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा मिलता है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरने की बात कर रही है, मगर विपक्ष के नेता सबको साथ लेने की बजाय चुनिंदा मोर्चेबंदी में जुटे हैं। याद कीजिए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए थे, मगर केसीआर की रैली में दोनों मौजूद हैं और दोनों का निशाना बीजेपी ही थी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। विपक्ष में पीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस से इतर 2 चेहरे सामने आते थे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। ये विपक्ष के 2 ऐसे चेहरे हैं जो समय समय पर विपक्षी एकता की वकालत करने के साथ ही उसकी कवायद में भी शामिल रहे हैं, मगर केसीआर ने इन दोनों को आज झटका दे दिया। नीतीश और ममता देखते रह गए और केसीआर ने तीसरा मोर्चा खड़ा करने की नींव रख दी। देखा जाए तो फिलहाल विपक्ष वर्सेस विपक्ष ही नजर आ रहा है। अब्दुल बशीर, खम्मम, आज तक।